हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप डेली की तरह जुड़ जाइए इस चैनल पर। और आज जीके चैलेंज में हम टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेली की तरह आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे लाइव सेशन में कमेंट्स कर बता सकते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस जीके चैलेंज में जोड़िए, ताकि यहाँ से ये अंदाज़ा लग सके कि आपकी तैयारी अभी कैसी चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, हाँ, अगर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आए तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं आ रही, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है इसकी वजह से। तो इसलिए सॉरी अगर वॉइस में कोई दिक्कत आए तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी आपकी स्क्रीन पर है। और ये सारे क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन होंगे वो होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको बेसिकली भी ये पता होनी चाहिए। पहला तो ये क्वेश्चन कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, बताइए। सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व, या फिर बी उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि, या फिर सी शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व, या फिर डी बृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, ठीक है। तो बताइए फ्रेंड्स, अब इसका अर्थ क्या है। अगर पूछे कि अर्थव्यवस्था के मतलब फादर कौन है, किसको जनक माना जाता है, तो एडम स्मिथ को, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है वो होता है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, कृषि, वन, उत्खनन, या फिर ये सभी। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं तो फ्रेंड्स कृषि, वन, उत्खनन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप सही आंसर दे रहे होंगे और ये आपको बेसिकली भी पता होनी चाहिए आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बताइए फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं क्या, बिजली, गैस, लौह इस्पात, या फिर ये सभी। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र में बिजली, गैस, लौह इस्पात, यानी कि ये सभी आ जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, बताइए फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है किससे है, परिवहन से, व्यापार से, डाक सेवा से, या फिर ये सभी। आपको क्या लग रहा है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का जो संबंध होता है वो होता है व्यापार से, डाक सेवा से और परिवहन से। यानी कि यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये कहा है तो आप बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बताइए फ्रेंड्स, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। बताइए, सेवा क्षेत्र एक होता है, उस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, या फिर तृतीयक, या फिर चतुर्थ। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए फ्रेंड्स, सेवा जो क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बताइए फ्रेंड्स, क्या ऑप्शन होगा। अभी आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। बताइए फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले, ये आपको पता होनी चाहिए, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। रमेश दत्त मजूमदार ने, विश्वेश्वरैया ने, दादा भाई नौरोजी, या फिर अरविंद घोष ने। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, तो आप सिंपली कह सकते हो कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय अनुमान लगाया था, तो वो लगाया था दादा भाई नौरोजी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बताइए फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 का
बी यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये आय की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है क्या है। 1970 से 71, 1993 से 94, 1999 से 2000 या फिर 2011 से 12, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2011 से लेकर 2012 जो है आय की गणना का आधार वर्ष है, इसे बेस माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है। पीसी महालनोबिस या फिर प्रोफेसर बी के आर वीराय या फिर प्रोफेसर डी आर काडगिल या फिर जे आर स्टोन, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 तो सिंपली कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, प्रोफेसर बी के आर बी राव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताइए फ्रेंड्स, इंडिया विजन 2020 क्या है। बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि, या फिर अभी आपको और भी ऑप्शन दिख जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग द्वारा 2020 ईस्वी तक सदस्य राज्यों को केंद्र द्वारा दिए जाने वाला सहायता का विवरण पत्र, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो सिंपली आप कह सकते हो इंडिया विजन 2020 क्या है, तो फ्रेंड्स वो है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। बताइए फ्रेंड्स, 2100 कैलोरी या फिर 2400 कैलोरी या फिर 2600 या फिर 2700, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2400 कैलोरी के नीचे जो भी आते हैं उन्हें गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए फ्रेंड्स, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। वो तो गांव, अब यहाँ शहरी से रिलेटेड पूछा गया, तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपली कह सकते हो 2100 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। बताइए, थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है, और मतलब बेस माना गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बताइए फ्रेंड्स, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स आपको क्या लग रहा है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप जो ऐच्छिक है, ठीक है, या सॉरी जो आपका संरचनात्मक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए फ्रेंड्स, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। बताइए, प्रचंड, संरचनात्मक, चक्रीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 तो आप सिंपली कह सकते हो कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप प्रच्छन्न है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा जल्दी से। अंत्योदय कार्यक्रम का उदय क्या था। अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर में सुधार, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण वृद्धों की सहायता करना, या फिर गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की सहायता करना। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप सिंपली कह सकते हैं जो आपका अंत्योदय कार्यक्रम था वो था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना, यानी कि यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी। पूछा गया है जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है इसे कब शुरू किया गया था। 15 अगस्त 2005, 26 जनवरी 2006, या फिर 2 फरवरी 2006 ईस्वी, या फिर 11 मार्च 2006 ईस्वी। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बताइए फ्रेंड्स 17 का। तो देखिए 17 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 फरवरी 2006 ईस्वी में जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 तो आप सिंपली कह सकते हो कि 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में जो है सामूहिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बताइए फ्रेंड्स। सूर्योदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, या फिर जयप्रकाश नारायण। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो सूर्योदय योजना थी वो की गई थी जयप्रकाश नारायण द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20। भारत में पहली पंच वर्षीय योजना कब शुरू की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1950 ईस्वी, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी, 1 अप्रैल 1952 ईस्वी, या फिर 1 अप्रैल 1953 ईस्वी। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। भारत में पहली पंच वर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो वो की गई थी 1 अप्रैल 1951 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए फ्रेंड्स। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। कृषि, उद्योग, परिवहन, या फिर गरीबी हटाओ। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आप कह सकते हो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल कृषि पर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए फ्रेंड्स। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, या फिर योजना आयोग का सचिव। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपली कह सकते हो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास की किस मॉडल पर आधारित है, यानी कि जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित है। प्रोफेसर D.R. गार्डिल, PC महालोनबिस, या फिर M.N. राय, या फिर मन्नान राय। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 तो आप सिंपली कह सकते हो PC महालोनबिस जो है इस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है। कृषि पर, परिवहन पर, उद्योग पर, या फिर गरीबी हटाओ। कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 तो आप सिंपली कह सकते हो उद्योग पर। जो आपका प्रथम था वो था कृषि पर, और जो आपका दूसरा पंचवर्षीय था वो था उद्योग पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बताइए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, या फिर ये सभी। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय की जो योजनाएं थी वो थी भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। योजना अवकाश काल किस अवधि में माना गया है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1965 ईस्वी से 1968, 1990 से 92, 1966 से 69, इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 तो आप सिंपली कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। तृतीय, चतुर्थ, पांचवी, या फिर योजना अवकाश काल। कौन सा करेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 तो आप सिंपली कह सकते हो कि योजना अवकाश काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
बताइए फ्रेंड्स, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम? आपको क्या लग रहा है किस पंचवर्षीय द्वारा जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, वैसे इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सी 8% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए फ्रेंड्स, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ये पूछा गया है। अवधि क्या है, आपको समय बताना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय काल क्या है। बताइए फ्रेंड्स, अभी आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहे होंगे, कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30। तो आप सिंपली कह सकते हो 1 मार्च 2012 से 28 फरवरी 2017 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। गरीबी हटाओ द्वारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर सातवीं? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट में हमने जाना था कृषि के बारे में, सेकेंड में आपका उद्योग, अब इसमें गरीबी हटाओ का नारा जो है सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 31। तो आप सिंपली कह सकते हो बी, चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया है? चौथी, पांचवी, सातवीं या फिर आठवीं? और ये क्वेश्चन आपको सिंपली पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32। बताइए फ्रेंड्स, तो आप सिंपली कह सकते हो आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना? तो चौथी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 33। ट्राइसेस कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से या फिर रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ट्राइसेस कार्यक्रम के बारे में पूछा गया और पूछा गया है किससे रिलेटेड है, क्यों हम इसे जानते हैं, किसके लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 33। तो आप सिंपली कह सकते हो स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के लिए जो है इससे रिलेटेड हम इससे जो आपका ट्राइसेस है जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मोस्ट इम्पोर्टेंट, निम्न में से प्रत्यक्ष कर है कौन है? आयकर, संपत्ति का कर, उपहार कर या फिर ये सभी? प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34। बताइए फ्रेंड्स, तो आप सिंपली कह सकते हो आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर जो है ये सभी प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं कौन कौन से हैं? सीमा शुल्क, निगमन कर, आयकर या फिर ये सभी? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35। तो आप सिंपली कह सकते हो कि केंद्र सरकार सीमा शुल्क, निगम कर और आयकर ये सभी लगा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिक्री कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या फिर ये सभी? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36। तो फ्रेंड्स, बिक्री कर जो है वो राज्य सरकार लगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से अप्रत्यक्ष कर है कौन है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर या फिर ये सभी? अप्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37। बताइए फ्रेंड्स, तो आप सिंपली कह सकते हो कि निम्न में से जो अप्रत्यक्ष कर है वो है तट कर, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं कौन कौन से हैं? भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर या फिर ये सभी? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38। तो आप सिंपली कह सकते हो कि राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपका वैट है, ठीक है, जो आपका वैट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? जैसे कि कभी आप देखते हो वैट लगाया जाता है या फिर आप भी लगा लेते हो कभी कभी वैट, ठीक है, हो सकता है आप मैच देख रहे हो और उसमें वेट लगाए जाते हैं,
तो ये गलत, मतलब ये गलत तरीका है, तो इसे हम अप्रत्यक्ष कर बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है अप्रत्यक्ष कर के अकॉर्डिंग बैट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 40 बताइए फ्रेंड्स, भारत में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 28 मार्च 2004 ईस्वी, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी, 1 अप्रैल 2015 ईस्वी, या फिर 1 अप्रैल 2017 ईस्वी? कौन सा करेक्ट आंसर आपको लग रहा है? फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया था, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। आई होप कि आपने जो है इसमें से 40 में से 40 क्वेश्चन 100% जो है आपका स्कोर बना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।